हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिवालय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपने लेक्चर में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी अंतःस्राविकी को, मतलब जो अपनी एंडोक्राइनोलॉजी है, हार्मोन्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे, है ना, कि भाई मादा प्रजनन तंत्र में कौन कौन से हार्मोन आवश्यक हैं, किस किस हार्मोन का क्या काम है, वो चीज अपन देख रहे थे। तो यहाँ पे उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन ने कई हार्मोन वहां पे पढ़ लिए थे भाई, एफएसएच अपन ने कंप्लीट कर लिया था, एलएच के बारे में अपन ने कंप्लीट किया था, ठीक है ना। ऐसे अपन ने ऑक्सीटोसिन पढ़ा था। तो ये हार्मोन्स अपन ने कुछ पढ़े थे। इसके बाद में अपन अगले हार्मोन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो मैंने बताया था कि मादा प्रजनन तंत्र के मुख्य हार्मोन है या लैंगिक हार्मोन जिनको बोला जाता है, जो ओवेरी या फिर अंडाशय से स्रावित किए जाते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं आपको पता होगा। एक तो एस्ट्रोजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। क्लियर है। तो दो मुख्य लैंगिक हार्मोन होते हैं कि नहीं होते, जो कहां से स्रावित होते हैं, ओवेरी या फिर अंडाशय से। उनको आप आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहला अपन लिखेंगे यहाँ पे आज का जो हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन। तो पहला हो गया प्रोजेस्टेरोन। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन है, दोनों ही कहां से स्रावित किए जाते हैं, दोनों ही किस अंग से स्रावित किए जाएंगे। क्वेश्चन तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही अंडाशय से सीक्रेट किए जाएंगे। फिर वो अंडाशय में भी कहां से सीक्रेट किए जाते हैं, ये अपने को यहां पे आज पढ़ना है, ये अपन देखेंगे अभी, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही देखना है कहां से सीक्रेट होंगे, अंडाशय से। लैंगिक हार्मोन है, कैसा हार्मोन है, लैंगिक हार्मोन है, ये हो गया लैंगिक हार्मोन। दूसरा मैं बोलूंगा कि जो प्रोजेस्टेरोन है कहां से स्रावित किया जाता है, यह अंडाशय में उपस्थित, यह अंडाशय में उपस्थित भी, अंडाशय में भी कहां से, देखो अंडाशय में भी कई पार्ट होते हैं, है ना। अंडाशय में आपको याद है मैंने आपको फॉलिकुलर डेवलपमेंट बताया था, पुटकीय वृद्धि बताई थी। और पुटकीय वृद्धि के अंदर अपन पढ़ रहे थे कि पुटका जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है ना, ग्राफियन फॉलिकल फटी, ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद में उसमें क्या आता है, अरे ग्राफियन फॉलिकल फट गई तो उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, और जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा तो बची हुई जो संरचना है उसको अपन कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं भैया, कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा हमारा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट किया जाता है। अरे पिछले लेक्चर में बताया था ना दोस्तों, क्या बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम नाम की एक संरचना बताई थी। कब बनी थी वो, जब ग्राफियन फॉलिकल फटी थी तो उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आई थी, और बची हुई जो पीले रंग की संरचना थी उसको अपन ने कॉर्पस ल्यूटियम बोल दिया था। तो उसी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लैंगिक हार्मोन है ये। दूसरा, यह अंडाशय में उपस्थित कॉर्पस ल्यूटियम, अंडाशय में उपस्थित कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, बताया भी था मैंने आपको, के द्वारा स्रावित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो आपको देखो ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, पहला ऑप्शन उसने अंडाशय दे दिया, ठीक है ना, दूसरा कुछ भी दे दिया, तो उसके हिसाब से आपको टिक करना है अंडाशय। दूसरा अंडाशय ऑप्शन में नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम दे दिया, तो आपको टिक करना है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि अंडाशय के अंदर ही क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम होती है। तो दोनों ऑप्शन में से आ जाए वो आपको टिक कर देना है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अंडाशय के अंदर ही बनता है। कब, जब ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग कर दिया जाता है, अंडा बाहर आ जाता है, तो बची हुई जो पीले रंग की संरचना है उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो इसको आप याद रखोगे कि ये भैया प्रोजेस्टेरोन है, इसका सीक्रेशन यहां से हुआ है। अब देखो, अब इसके अपन लिखेंगे कार्य। इसके कार्य की मैं बात करना चाहूं तो इसके क्या क्या कार्य हो जाएंगे, कार्य अपन यहां पे लिखें तो याद रखना कार्य क्या हो जाएगा। पहला कार्य इसको मैं बोलूंगा कि यह गर्भाशय को निरूपण के लिए, यह गर्भाशय को निरूपण के लिए तैयार करता है, तैयार करता है। क्या करेगा ये, अरे भैया ये यूटेरस को रेडी करेगा।
देखो कहानी क्या चल रही है समझना, सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अपन बात कर रहे हैं एक स्ट्रेस साइकिल की। स्ट्रेस साइकिल वैसे डिटेल में अपन पढ़ेंगे, जो अपने जानवर हैं, जंतुओं में चलने वाली जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, प्रजनन का चक्र होता है, उसका नाम क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल होता है, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, मध चक्र भी बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल को। तो जो मध चक्र है, स्ट्रेस साइकिल है, उसी के अंदर क्या होता है कि वो कुछ नहीं है, एक रिप्रोडक्शन की साइकिल है। मान लो कि अब क्या हो रहा है कि इम्प्लांटेशन हो रहा है, निरोपण हो रहा है। निरोपण का मतलब क्या है कि जायगोट बन गया है ना, युग्मनज का निर्माण हो गया है, समझ में आ गया। युग्मनज बनने के बाद में क्या होगा, आगे फिर वो गर्भाशय के अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट या फिर निरोपित हो जाएगा। तो निरोपण होने के लिए ऐसे तो है नहीं कि गर्भाशय तैयार बैठा है और आजा भैया तू कभी भी आके कैसे भी आके निरोपित हो जा, ऐसा नहीं होगा। उसे अगर निरोपण होना है, अगर वहां पर गर्भाशय के अंदर निरोपण होना है, इम्प्लांटेशन होना है, तो पहले गर्भाशय को तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी क्या, वो कोई तलवार लेके थोड़ी खड़ा है, गर्भाशय को तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब पहले उसे अपनी भित्ति की जो मोटाई है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय की सबसे अंदर की जो परत होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियम की थोड़ी सी उसे मोटाई बढ़ानी होती है। क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो ये गर्भाशय है, ये क्या है, मान लो ये गर्भाशय है। तो गर्भाशय की जो सबसे अंदर वाली ये भित्ति है, अंदर वाली जो ये भित्ति है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, निषेचन हो गया, इस जगह पे क्या हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन के पश्चात ये यहां पर आएगा और यहां पर क्या होना है, इसको मान लो यहां पर निरोपित होना है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम पे क्या होना है, इसको निरोपित होना है। तो इसको यहाँ पे निरोपित होना है, तो इस भित्ति को, इस वाली दीवार को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। इस वाली दीवार को यहाँ पर कुछ क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जब तैयारी कर लेगा तो यहाँ पर फिर ये निरोपित आके हो जाएगा। मतलब इसको अपनी थिकनेस, मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैं इतनी कहानी क्यों बताना चाह रहा हूं, ये अपनी मोटाई क्यों बढ़ाता है, ये अपनी मोटाई इसलिए बढ़ाता है कि जिससे आसानी से बच्चे को पाला जा सके। भैंस है तो 10 महीने तक बच्चा रहेगा कि नहीं रहेगा अंदर गर्भाशय में, अरे गाय है तो 9 महीने 9 दिन तक रहेगा कि नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो विभिन्न विभिन्न जानवरों में इतने दिन तक बच्चे को रखना है, तो इसको अपनी मोटाई तो बढ़ानी पड़ेगी। और मोटाई बढ़ाने का कार्य, इसको तैयार करने का कार्य जो करता है, जो हार्मोन इस कार्य को संभालता है, जो अपने कंधों पर इस बोझ को ढोता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरोन है। अरे तैयार कर देगा कि आजा, अरे आजा भ्रूण मैं तैयार हूं, तू इम्प्लांट हो जा, तू निरोपित हो जा, ठीक है ना। तो निरोपण की तैयारी, क्वेश्चन आ जाए, गर्भाशय को तैयार कौन करता है प्रेगनेंसी के लिए, गर्भधारण के लिए, प्रोजेस्टेरोन करता है। एंडोमेट्रियम की मोटाई को कौन बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। निरोपण के लिए गर्भाशय को तैयार कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग अलग भाषाओं में आ सकते हैं, सबका रीजन एक ही है, प्रोजेस्टेरोन, कि ये प्रेगनेंसी के लिए क्या कर देगा, क्या कर देगा, गर्भाशय को रेडी कर देगा, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। और एक चीज और सुनी होगी तुमने फील्ड में, जो थोड़े बहुत जानते हैं, यह तुम समझ रहे हो ना, अगर फील्ड में गए हो या आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, कि भैया कि आपसे मान लो ओनर आया, भैंस का मालिक था, उसकी भैंस 5 महीने की प्रेग्नेंट है। उसकी भैंस कितने महीने की प्रेग्नेंट है, 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और वो ओनर आपसे आके कहता है कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि हमारी तो भैंस कुछ पानी सा दे रही है, बच्चादानी से पानी सा आ रहा है उसका, तो कुछ गिरा रही है, कहीं बच्चा नहीं गिरा दे, क्या करें। ओनर ने आपसे कहा कि बच्चा नहीं गिरा दे, तो पानी सा गिरा रही है, क्या करें। तो आप क्या करोगे, आप सीधा उसके जाके प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगा दोगे। किसका इंजेक्शन लगाओगे, प्रोजेस्टेरोन का। क्यों लगाया, प्रोजेस्टेरोन ही क्यों लगाया आपने, एस्ट्रोजन क्यों नहीं लगाया, या बहुत सारे हार्मोन है वो क्यों नहीं लगाए। तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेस्टेरोन लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि गर्भाशय को, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है ना, गर्भावस्था को बनाए रखना है। और बनाए रखने के लिए जो हार्मोन वहां पे हाई लेवल पे प्रेजेंट होना चाहिए, उस हार्मोन का नाम क्या है मित्रों, उस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है ना भाई। प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है, बनाए रखना है। जैसे ही मान लो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया शरीर में, वैसे ही तुरंत एबॉर्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बच्चा अंदर मर जाएगा और बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल पूरी की पूरी जो प्रेगनेंसी है, पूरी की पूरी जो गर्भधारण है, पूरे के, जैसे भैंस की बात कर रहा हूं, तो 10 महीने तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए, वो नहीं गिरना चाहिए। अगर वो गिर गया तो फिर 10 महीने की प्रेगनेंसी तक वो पहुंच नहीं पाएगा। क्लियर है। तो गर्भावस्था को निरूपण के लिए तैयार करता है किसको,
गर्भाशय को। दूसरा मैं यहां पे लिख सकता हूं कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है। क्लियर है? वो आपके दिमाग में रख लेना, वो चीज मैंने जो बताई है कि अगर कोई बोले आपसे ओनर आके कि बच्चा गिरा नहीं दे, ठहरने वाला, ऐसे बोलते हैं इसको गांव में, आपसे बोलेंगे कि ठहरने वाला इंजेक्शन लगा दो, गिरना बच्चा नहीं गिरा दे, तो ठहरने वाला इंजेक्शन यही है। या ठंड का इंजेक्शन भी बोलते हैं इसको, कि गर्मी हो गई है भैंस के, बच्चा नहीं गिरा दे, ठंड का इंजेक्शन लगा दो, तो ठंड का इंजेक्शन भी यही है ना? समझ में आ रहा है? तो आप लिख भी सकते हो, जो गांव में बोलते हैं ना ठंड का इंजेक्शन लगा दो, ठंड का इंजेक्शन यही लगता है। क्योंकि गांव वाले क्या समझते हैं, अरे जो भैंस के ओनर है वो यही समझते हैं कि ज्यादा गर्मी हो गई शरीर में इसलिए बच्चा गिरा रही है, तो बच्चा को गिरने से रोकने के लिए किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम इसका अपन लिख सकते हैं, तीसरे नंबर पर क्या काम लिख सकते हैं कि यह स्तन ग्रंथियों की ग्रंथिल वृद्धि को इंग्लिश में बोलूंगा मैं ग्लैंड्यूलर ग्रोथ, या फिर इसका दूसरा नाम देख सकता हूं मैं सीक्रेटरी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि आपकी जो स्तन ग्रंथि, किसी के अपन एनिमल की बात करें, एनिमल की बात करें तो वहां पर स्तन ग्रंथियों में दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक तो वहां पे नलिकाएं वाली, अरे भाई स्तन ग्रंथियों में क्या है, एल्वियोलाई आपने नाम सुना होगा है ना, वहां पे मेमरी ग्लैंड्स होती है, वहां पे एल्वियोलाई कूपिकाएं उपस्थित होती है। तो वहां पे एक तो ग्रंथिल वृद्धि करनी होती है, ग्रंथियां बनानी होती है, अरे मेमरी ग्लैंड है कि नहीं, और दूसरी नलिकाएं बनानी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, है ना। एक तो नलिकाएं बनानी होती हैं और एक ग्रंथियां बनानी होती हैं। तो ग्रंथिल वृद्धि के लिए जो हार्मोन आवश्यक है, बाबा क्या बात बोली गुरुजी, अरे ग्रंथिल वृद्धि के लिए जो हार्मोन आवश्यक है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। ग्रंथिल वृद्धि के लिए जो हार्मोन आवश्यक है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। क्लियर है मेरी बात? और नलिकीय वृद्धि के लिए जो हार्मोन आवश्यक है वो एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। समझ में आ गई होगी मेरी बात? दोनों में याद रखना है, डिफरेंस पूछा जाएगा कि नलिकीय वृद्धि एस्ट्रोजन, ठीक है ना, और अपन बात करें सीक्रेटरी ग्लैंड्यूलर या फिर ग्रंथिल वृद्धि प्रोजेस्टेरोन कराएगा। इतनी सी बात याद रख लेना, ठीक है ना। बाकी अभी मैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, मैं आपको ईस्ट्रस साइकिल पूरी पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन पूरी ईस्ट्रस साइकिल। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, रज चक्र पढ़ाऊंगा, तो वहां पे इन हार्मोन्स का मैं आपको अच्छे से यूज और बताने वाला हूं। मैं इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूं कि हार्मोन एक बार समझ लोगे तो ईस्ट्रस साइकिल में जब ये यूज आएंगे, एफएसएच भी यूज में आएगा, एलएच भी यूज में आएगा, है ना, एस्ट्रोजन भी यूज में आएगा, प्रोजेस्टेरोन भी यूज में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम क्या करते हैं, इनका काम क्या है। रख लोगे याद मेरी बात? और बाकी मैं आपको जितना बताया जा रहा हूं आपको, वो सारे पॉइंट्स एक एक करके तो याद रखनी है। ठीक है राधे श्याम, जितना बोलना है उतना करना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ नहीं आएगा इससे बात। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आप देख लो, ग्रंथिल वृद्धि यहाँ पे कौन करवाएगा? आपका प्रोजेस्टेरोन करवाएगा। ठीक है, अरे करवाएगा क्या? बिल्कुल करवाएगा गुरुजी। तो एक चीज देखो मैंने यहाँ पे लिखी है आपके सामने, क्या लिखी है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन आवश्यक होता है? प्रोजेस्टेरोन आवश्यक होता है ना। और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन मैंने श्रवण आपको कहां से बताया है? मैंने बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम नाम की जो संरचना है उससे क्या होता है? उससे सीक्रेशन होता है किसका? प्रोजेस्टेरोन का, है ना। अब देखो एक चीज तो दिमाग में बिठा ही लो आप कि प्रोजेस्टेरोन तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है तो प्रोजेस्टेरोन तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए। अब वो प्रोजेस्टेरोन कहीं से आए? देखो ज्यादातर जानवरों में तो क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उपस्थित होती है,
लगभग सब एनिमल अपन बोल सकते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम सारे एनिमल्स में उपस्थित रहती है। 10 महीने का गर्भावस्था है मान लो भैंस का, 10 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगी। 9 महीने की गाय की गर्भावस्था है तो 9 महीने तक उसमें क्या उपस्थित रहेगी, गाय के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित रहेगी। मैं पिग की बात करूं, सुअरी की बात करूं, 100 बोलते हैं ना, SOW, उसके अंदर 115 दिन तक प्रेगनेंसी है तो तब तक वो रहेगी। तो क्लियर सी बात है, जब Cl प्रेजेंट है तो Cl को उपस्थित होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो ही प्रोजेस्टेरोन के लेवल को प्रेगनेंसी के दौरान हाई रख सकती है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, कई जानवर ऐसे हैं, कई जंतु ऐसे हैं जिनमें अगर Cl को खत्म भी कर दिया जाए, ध्यान देना मेरी बात पे, क्या बोल रहा हूं मैं, कि कई ऐसे जानवर हैं जिनमें अगर Cl को खत्म भी कर दिया जाए तो भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम नहीं होता और उनमें प्रेगनेंसी सतत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से बनी रहती है। क्या बात बोल रहे गुरुजी? अरे सही बोल रहा हूं। तो ऐसे जानवर, ध्यान देना मेरी बात पे, ऐसे जानवर जिनमें Cl का उपस्थित होना जरूरी है, उनको तो बोल देंगे कि ये Cl डिपेंडेंट प्रेगनेंसी है या फिर Cl पर निर्भर गर्भावस्था है। Cl पर निर्भर है मतलब Cl का उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि Cl के बिना वहां पे प्रोजेस्टेरॉन कहीं से भी नहीं आ सकता। ठीक है ना। कुछ जानवर ऐसे बताऊंगा मैं आपको जिनमें Cl अगर खत्म भी हो जाए, Cl बोले तो अरे छोटे लाल नहीं है Cl का मतलब, कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर रहा हूं, कि Cl अगर खत्म भी हो जाए तो भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम नहीं होता और उनमें प्रेगनेंसी बनी रहती है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी, सर जी कैसे, हाउ, आप बताओ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल Cl खत्म कर दिया आपने फिर भी प्रोजेस्टेरॉन कम नहीं हुआ। आप बोल रहे हो ना सर कुछ जानवरों में Cl खत्म भी हो जाए तो भी प्रेगनेंसी बनी रहेगी, और अभी आप बोल रहे हो कि प्रोजेस्टेरॉन Cl से निकलता है, तो ऐसा कैसे संभव है कि Cl खत्म हो गई और फिर भी प्रोजेस्टेरॉन ऊपर है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा या फिर अफरा के द्वारा भी प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन का स्रवण किया जाता है साथियों। क्या बात बोलिए, समझ में आ रहा है मेरी बात, आ रही है? क्या बोल रहा हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा या अफरा के द्वारा भी सफिशिएंट मात्रा या समुचित मात्रा के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण कर दिया जाता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण कर दिया जाएगा तो सीधी सी बात है प्रेगनेंसी को मेंटेन होने से या प्रेगनेंसी को बरकरार रखने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्लियर है? तो Cl डिपेंडेंट और Cl इंडिपेंडेंट दो प्रकार के जानवर मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं नोट डालूंगा यहां पे और अपन लिखेंगे कि Cl डिपेंडेंट एनिमल्स या फिर सॉरी Cl पर निर्भर जंतु। किस पर, किसके लिए निर्भर है ये? गर्भावस्था की बात हो रही है, गर्भावस्था के लिए, मतलब गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए Cl का उपस्थित होना कौन कौन से जंतुओं में आवश्यक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्न में से किस जंतु में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए Cl का उपस्थित होना आवश्यक है ना। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस जंतु में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए Cl का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। तो कौन से जंतुओं में तो उपस्थित होना आवश्यक है और कौन से में नहीं है, ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आप लिखोगे किस किस जंतु में उपस्थित होना आवश्यक है, काव बोले तो गाय, दूसरा में लिखूंगा अरे राधे श्याम की राम प्यारी भैंस, ठीक है ना, दूसरा में लिखूंगा गोट, गरीब की गाय, बकरी, और क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, पिग, राधे श्याम की फेवरेट, क्या लिख सकता हूं पिग को, सुअरी। आया समझ में? इन सब के अंदर जो प्रेगनेंसी होगी, जो गर्भावस्था होगी, वो Cl डिपेंडेंट होगी, मतलब किस पर निर्भर करेगी, Cl पर निर्भर करेगी। क्लियर है? दूसरा मैं लिखूंगा, अब क्या लिख सकता हूं, दूसरा क्या लिख सकता हूं, लगाइए दिमाग, अरे भैया क्या लिखूंगा, Cl इंडिपेंडेंट, Cl इंडिपेंडेंट एनिमल्स मतलब हिंदी में क्या लिखूंगा, Cl पर अनिर्भर जंतु, जो Cl पर निर्भर नहीं करते, किसके लिए,
गर्भावस्था के लिए यार मजाक थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो प्रेगनेंसी चढ़ेगी, गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है सीएल का किसके लिए उपस्थित होना आवश्यक है, प्रेगनेंसी के लिए इन जंतुओं में। और प्रेगनेंसी के लिए सीएल का उपस्थित आवश्यक नहीं है किन जंतुओं में, इन जंतुओं में। महेंद्र सिंह धोनी याद रखना, MSD कौन कौन से, एम से क्या है यहाँ पे मेयर, दूसरा सीप और डॉग, डॉग में बच्ची करेगी, ठीक है ना। तो ये तीन, मेयर का मतलब क्या है यहाँ पे घोड़ी है ना, ये भेड़। तो समझना कि मेयर, सीप और डॉग, MSD की बात करूं, इनमें क्या है सीएल इंडिपेंडेंट एनिमल्स है, मतलब इनकी प्रेगनेंसी जो है, इनकी जो गर्भावस्था है वो सीएल पर निर्भर नहीं करती। अगर आप सीएल को खत्म भी कर दो तो इनमें प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। क्लियर है मेरी बात। तो ये चर्चा किसके बारे में, प्रोजेस्टेरोन के बारे में, आपको समझ में आ गई होगी। प्रोजेस्टेरोन का कुल मिला के एक तुच्छ सी लाइन में बात करना चाहूं कि प्रोजेस्टेरोन क्या है, क्या कर रहा है, तो गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन है, गर्भावस्था हार्मोन है। तो लिख दूं, अरे लिख दूं क्या, क्या लिख दूंगा इसको मैं, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, नोट डाल के लिख लो क्या है ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन बराबर प्रेगनेंसी हार्मोन, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे, कैसे है, क्योंकि यही सारी तैयारी करता है, यही गर्भावस्था की मोटाई को बनाए रखता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। गर्भावस्था हार्मोन इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है। अरे मनुष्य के अंदर भी बात करूं तो मनुष्य में भी पता है ना कि 28 दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ध्यान रखना अपने एनिमल्स में तो ईस्ट्रस साइकिल चलती है, और प्राइमेट्स, क्योंकि अपने ज्यादातर जो केस है, अपने जो एनिमल्स है वो किस में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअरी, कुत्ता, कुतिया, सब किस में आते हैं, ये सारे के सारे क्या है, नॉन प्राइमेट है, ठीक है ना। और नॉन प्राइमेट के अंदर कौन सी साइकिल चलती है, ईस्ट्रस साइकिल चलती है। और जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे इंसान है, ह्यूमन है ना, और आपके जो वनमानुष वगैरह, एप्स वगैरह, लंगूर वगैरह हो गए, इन सब में क्या है, प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। चिंपांजी ये प्राइमेट्स है, और प्राइमेट्स के अंदर जो साइकिल चलती है वो कौन सी चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या रज चक्र बोलते हैं उसको हिंदी में, या मासिक चक्र भी बोलते हैं उसको। 28 दिन की जो साइकिल चलती है, तो वहां ह्यूमन में भी क्या होता है कि पहले तो तैयारी चलती है 28 दिन तक, जो गर्भाशय है उसकी भित्ति को मोटा कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, कर दिया जाता। और जैसे ही वहां पे फिर 28 दिन कंप्लीट होते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से कम होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से कम होगा तो फिर क्या होता है, उस गर्भाशय की दीवार को कोई संभालने वाला नहीं है, और गर्भाशय की दीवार टूट टूट कर प्रोजेस्टेरोन की कमी से ब्लड के रूप में 5 दिन तक बाहर आती है। उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन या फिर क्या बोल देते हैं अपन, रज चक्र बोल देते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते, समझ में आ रहा है ना। वो किसकी बात कर दी मैंने अभी ये प्राइमेट्स की या ह्यूमन की बात कर दी, तो घबराना नहीं है, मैं ये लिखाऊंगा आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी लिखाऊंगा। जब ईस्टर साइकिल की चर्चा करने वाला हूंगा तो मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बता दूंगा, तो घबराए नहीं। अभी इतना याद रखें, सिर्फ इसको जोड़ना चाह रहा था कि प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कम होगा वैसे ही गर्भाशय की भित्ति में क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। लेकिन हाँ, वहां पे तो ब्लीडिंग थी, लेकिन ईस्टर साइकिल में कोई ब्लीडिंग नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल में या मासिक चक्र में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है। क्लियर है मेरी बात, किसकी कमी से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से ये काम होता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन अपन ने किसको बोल दिया, प्रोजेस्टेरोन को बोल दिया। इसकी जो प्रिपरेशन आती है मार्केट में, आप किस नाम से, वैसे तो बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारी ब्रांड नेम चलती हैं, लेकिन एक फेमस नाम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि इस नाम से आता है, किस नाम से, ड्यूराप्रोजन। किस नाम से आता है, ड्यूराप्रोजन नाम से आता है। इसके 1 ml के अंदर 0.5 ग्राम क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है। इतना वैसे आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, तो मैंने ऐसी नॉलेज के लिए लिख दिया है। ड्यूराप्रोजन नाम का इंजेक्शन आता है, ड्यूराप्रोजन लगाओ लगभग 2 ml आप, और उसको क्या कर दो आप, ठंड का इंजेक्शन लगा दिया, ले ठंडा इंजेक्शन, अब तू दे, अब बच्चे को बाहर निकाल के देखा, गुस्से में आग ठंड का इंजेक्शन लगा दो, ठंड, गर्मी हो गई, प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है। तो फिर कई बार ऐसे केस आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो जाए, टर्मिनेट नहीं हो जाए, इसलिए लगाना पड़ता है। क्लियर है। तो ये किसकी बात हो गई, ये प्रोजेस्टेरोन की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा एस्ट्रोजन की। किसकी बात करूंगा मैं, एस्ट्रोजन की बात करूंगा।
अरे किसकी बात करूंगा मैं, एस्ट्रोजन की बात करूंगा मैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एस्ट्रोजन की बात हो रही है। तो इसकी एस्ट्रोजन की अपन बात करें, ये भी क्या है, ये भी लैंगिक हार्मोन है। अरे ये भी मादा का क्या है, लैंगिक हार्मोन है। जैसे नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बताया था फिजियोलॉजी में, नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन मैंने बताया था, वैसे ही मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो लैंगिक हार्मोन होते हैं, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा कि ये मादा का क्या है, ये मादा का लैंगिक हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, एस्ट्रोजन की बात हुई, मादा का लैंगिक हार्मोन हो गया। दूसरा मैं इसमें क्या लिखूंगा कि इसका श्रवण कहां से होता है, तो सीधी सी बात है अंडाशय से। आप बोलोगे सर अंडाशय से, हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन भी अंडाशय से हो रहा था और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी अंडाशय से होता है। बात इतनी सी है कि अंडाशय में कहां से, आपसे थोड़ा सा डिटेल में जाके अगर वो क्वेश्चन पूछने लग गया कि बताइए अंडाशय के अंदर वो सीक्रेशन कहां से हो रहा है, तो अंडाशय में सीएल से तो क्या निकलता है, सीएल से तो क्या निकलता है, सीएल से तो निकलता है आपका छोटे लाल नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन। और आपको मैंने बताया था कि जो फॉलिकल होती है अंडाशय के अंदर, फॉलिकल या पुटिका का निर्माण होता है, तो पुटिका के अंदर मैंने आपको दो परतें बताई थी, बाहर वाली थी थीका एक्सटर्ना, अरे बाहर वाली थी थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली कौन सी थी, थीका इंटरना, अंदर वाली कौन सी थी, थीका इंटरना। तो थीका इंटरना जो मैंने आपको परत बताई थी, उसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रवण किया जाता है। तो मैं क्या लिख दूंगा कि इसका श्रवण, वाह वाह क्या बात बोली गुरुजी, इसका श्रवण पुटिका अंडाशय में, इसका श्रवण अंडाशय में पुटिका, पुटिका की थीका, थीका इंटरना, थीका इंटरना परत द्वारा, थीका इंटरना परत द्वारा किया जाता है। कौन सी परत के द्वारा, थीका इंटरना। अंडाशय के अंदर जो पुटिका है, पुटिका की थीका इंटरना और एक्सटर्ना दो परतें मैंने आपको बताई थी, तो थीका इंटरना के द्वारा इसका श्रवण किया जाएगा, याद रहेगा क्या, क्लियर है। तो इस चीज को आप याद रखना। ये एस्ट्रोजन के श्रवण की बात हो गई, किसकी बात हो गई, एस्ट्रोजन के श्रवण की बात यहाँ पे हो गई है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो, अब इसके मैं लिखूंगा आपके सामने कार्य, इसके सामने आपके सामने क्या लिखने वाला हूं, इसके एस्ट्रोजन के कार्य की बात अपन करेंगे। तो देखो इसके कार्य में पहला तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि यह देखो प्रोजेस्टेरोन तो था आपके मुख्यतः प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार। एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन पूछूं छोटा सा, एक क्वेश्चन बताओ कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे से, है ना, समझ रहे हो ना, छोटे छोटे एकदम लल्लू क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ नर के लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक था, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, मैंने आपको बताया था कौन सा था, अरे वो हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कौन सा हार्मोन निर्धारित करता है, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। आपको ये तो पता होगा या तो प्रोजेस्टेरोन करेगा या एस्ट्रोजन करेगा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को निर्धारित करेगा। अब ये मत पूछ लेना कि सर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होती है, यहीं से झापड़ मारूंगा फेंक के, समझ में आ रहा है। द्वितीय लैंगिक लक्षण सब जानते हो आप, जो मादा के कैरेक्टर है, मादा के जो लक्षण है लैंगिक, है ना, स्पष्ट आपको बाहर से दिखते हैं, जैसे अडर का डेवलपमेंट हो गया, स्तनों का विकास हो गया, है ना। शरीर का अपन नर और मादा को कंपेयर करें तो सुडौल शरीर किसका होता है, नर का होता है, मादा का थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में कम सुडौल होता है। तो ये सारे कैरेक्टर किसकी वजह से होते हैं, हार्मोनल कैरेक्टर से, समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो यहां पे अपन बात कर सकते हैं कि एस्ट्रोजन क्या करेगा, द्वितीयक, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है। अब एक बात मैं तुमसे पूछूं कि यार ये बताओ, जो ईस्ट्रस के साइन, ईस्ट्रस साइकिल में आपको पढ़ाऊंगा
उसमें 12 घंटे से 24 घंटे की या 1 से 2 दिन की मैं बात करूं, लगभग 24 घंटे के आसपास मानते हैं, कभी कभी 2 दिन तक चला जाता है, उसमें ईस्ट्रस के साइन आते हैं। ईस्ट्रस का साइन मतलब जो आपका एनिमल होगा, मादा जानवर जो आपका होगा, वो क्या करेगा, वो अपन कहें कि रिप्रोडक्ट उसके लिए, कॉपुलेशन के लिए, मैथुन की क्रिया के लिए क्या दिखाएगा, एक तरह से अपन बोले इंटरेस्ट दिखाएगा, मेल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। उसको ही तो अपन क्या बोलते हैं कि मद में आ रहा है ना, ताव में आ रहा है, हीट में आ रहा है जानवर। तो हीट में जो आता है, हीट के लक्षणों को दिखाना, हीट के लक्षण आते हैं अलग अलग टाइप के, आप देखते हो ना, ईस्ट्रस के या हीट के अलग अलग जानवरों में अलग अलग लक्षण आते हैं। जैसे वल्वा पे सूजन आ जाती है ना, श्लेष्मा का डिस्चार्ज आता है कि नहीं आता, जानवर दूसरे जानवरों पे चढ़ता है, जो फीमेल एनिमल होगा वो दूसरे एनिमल पे चढ़ेगा या फिर खुद पे चढ़ने के लिए अलाउ करेगा। तो ये सारे जो लक्षण है ये हीट के लक्षण है ना। तो ये हीट के या ईस्ट्रस के जो लक्षण आ रहे हैं जानवर में, इन व्यावहारिक लक्षणों के लिए, इस बिहेवियरल सिम्टम्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, इनमें से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, उस हार्मोन का नाम बता दीजिए। तो वो हार्मोन भी कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यावहारिक ईस्ट्रस के लिए निम्न में से, हीट के लिए, ताप में आने के लिए, ताप के लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, ईस्ट्रोजन होता है। तो मैं दूसरा लिख दूंगा यहां पे कि व्यावहारिक ईस्ट्रस, व्यावहारिक ईस्ट्रस, या फिर इसको मैं लिख दूंगा ताव, व्यावहारिक ताव भी लिख सकता हूं, व्यावहारिक ताव, है ना, या फिर हीट, हीट के लक्षण ऐसे लिख दूं मैं, हीट के लक्षणों, हीट के लक्षण इसी के कारण आते हैं, एस्ट्रोजन के कारण ही दिखाई देते हैं। ठीक है ना, जो हीट के लक्षण है, ईस्ट्रस के जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे वल्वा में सूजन मैंने बताया, डिस्चार्ज का आना, ये सारे के सारे जो लक्षण है वो किसकी वजह से आ रहे हैं, इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही आते हैं। ठीक है ना, ये 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य इसका अपन क्या लिख सकते हैं, चलिए तीसरा कार्य अपन स्तन ग्रंथियों की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, स्तन ग्रंथियों की बात करेंगे। तो याद रखना, स्तन ग्रंथियों में क्या बताया था मैंने आपको, जो अपन बात करें ग्लैंडुलर ग्रोथ करवाई थी, वो तो प्रोजेस्टेरोन ने करवाई थी। ग्लैंडुलर ग्रोथ के अलावा अपन बात कर रहे थे नलिकीय ग्रोथ की। तो नलिकीय ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है। तो स्तन ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथियों में नलिकीय, नलिकीय वृद्धि, नलिकीय वृद्धि या फिर डक्ट्यूलर, या फिर डक्ट्यूलर ग्रोथ के लिए आवश्यक, ठीक है ना, नलिकीय वृद्धि के लिए, डक्ट्यूलर ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन आवश्यक होगा, है ना। या चौथा और लिख दूं मैं, लैंगिक व्यवहार, ऐसे लिख चुका हूं इसको, लैंगिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार, लैंगिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्सुअल बिहेवियर। अरे मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी फीमेल, फीमेल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मेल की तरफ, तो इसके लिए भी कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन जिम्मेदार है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, लैंगिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार कौन होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। ठीक है ना, तो ये तो इसके क्या हो गए, कार्य हो गए। कहां से निकल रहा है मैंने ये भी आपको बता दिया। तो क्वेश्चन तो लगभग इनमें से ही आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, अब एक आध चीज और इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट डालूंगा मैं, अरे नोट डाल दूंगा मैं, काट दूंगा, फाड़ दूंगा, सब डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, नोट डाल दूंगा, 10 रुपए की डालिए बस। ठीक है ना, तो नोट डाल के मैं लिखूंगा कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ल्यूटियोलाइटिक, एस्ट्रोजन ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन होता है।
हार्मोन होता है। देखो लाइटिक कहीं भी आ जाए मतलब तोड़ने वाला, लाइटिक कहीं भी आ जाए बोले तो तोड़ने वाली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भैया? तोड़ने वाली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तोड़ने वाली। तो ल्यूटियोलाइटिक, ल्यूटियो मतलब कॉर्पस ल्यूटियम की बात हो रही है। ल्यूटियोलाइटिक मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को तोड़ने वाला हार्मोन। मतलब एस्ट्रोजन अगर शरीर में ज्यादा है तो वो क्या करेगा? फिर कॉर्पस ल्यूटियम को तोड़ेगा, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म करेगा। क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बनती नहीं है भैया, एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरॉन की बनती नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है तो एस्ट्रोजन भी ज्यादा हो जाए, नहीं। या तो प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा या एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, दोनों एक टाइम पे पीक पे अपन बोले ज्यादा नहीं हो सकते। कुल मिला के दोनों की ऐसे मान लो कि बनती नहीं है। क्लियर है? तो याद रखना कि जो एस्ट्रोजन है वो क्या कर देगा? एस्ट्रोजन ल्यूटियोलाइसिस करेगा ज्यादातर एनिमल्स में, है ना। लेकिन एस्ट्रोजन ऐसे रखना, ब्रैकेट में लिख लेना, अधिकतर जंतुओं में, अधिकतर जंतुओं में, अधिकतर जंतुओं में क्या होगा? ये ल्यूटियोलाइटिक हो जाएगा। लेकिन बट, लेकिन बट, लेकिन लेकिन मैं बात करूं साव की या फिर किसकी बात हो रही है? सुअरी, फीमेल पिग की बात हो रही है। फीमेल पिग में इसका उल्टा काम होता है, ये ल्यूटियोलाइटिक ना होके ल्यूटियोट्रोपिक हो जाता है। ट्रोपिक कहीं भी लग गया, गोनेडोट्रोपिन, ट्रोपिन मतलब बढ़ाने वाला, गोनेड्स के काम को बढ़ाने वाला। हार्मोन कौन कौन से बताए थे मैंने आपको गोनेडोट्रोपिन के अंदर? एफएसएच और एलएस, दो हार्मोन बताए थे, ठीक है ना। अब यहां पे बात करें अपन, ल्यूटियोलाइटिक मतलब तोड़ने वाला, ल्यूटियोट्रोपिक मतलब सीएल की ग्रोथ को बढ़ाने वाला। एलएच कैसा होता है? ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन होता है, मतलब एलएच की ग्रोथ को बढ़ाएगा, सॉरी सीएल की ग्रोथ को बढ़ाएगा, सीएल को बनाए रखेगा। सीएल मतलब छोटे लाल नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को जो बनाए रखे ल्यूटियोट्रोपिक, कॉर्पस ल्यूटियम को जो तोड़ दे ल्यूटियोलाइटिक। तो सुअरी में क्या होता है? लेकिन सुअरी में यह ल्यूटियोट्रोपिक, ल्यूटियोट्रोपिक होता है। क्या होता है? सुअरी के अंदर ल्यूटियोट्रोपिक होता है। आपको तो ये नोट याद रखनी, सीधी सीधी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछ सकते हैं कि बताइए निम्न में से किस जानवर में, निम्न में से किस जानवर में जो एस्ट्रोजन है वो ल्यूटियोट्रोपिक होता है? तो आपको याद होना चाहिए साउ के अंदर। बाकी सब में क्या है? ल्यूटियोलाइटिक, ल्यूटियोलाइटिक मतलब सीएल को खत्म करने वाला, ठीक है ना। अरे बोलो, अरे बोलो, आई बात समझ में? तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई अपनी एस्ट्रोजन की। अब एस्ट्रोजन में एक नोट डाल के और लिख दूंगा मैं लास्ट में, मेरी तो आदत है नोट डालने की। 10 रुपए से ज्यादा नहीं डालता, ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, गरीब आदमी हूं, देखो समझ रहे हो ना। तो नोट में क्या डालूंगा यहाँ पे? अरे इसकी प्रिपरेशन डालूंगा। क्या डालूंगा? प्रिपरेशन। प्रोगाइनोन डिपोट, ठीक है। किस नाम से आता है? प्रोगाइनोन डिपोट। इस नाम से, इस नाम से क्या आएगा आपका? प्रोजेस्टेरोन की प्रिपरेशन मिल जाएगी आपको। जाओगे तो भैया कि किस नाम से हो, एस्ट्रोजन बोलोगे एस्ट्रोजन दे दे, तो एस्ट्रोजन पता होना चाहिए किस नाम से, प्रोगाइनोन डिपोट। और भी कई आती हैं, आपको एक ये याद रख लो। बाकी ये पूछते नहीं, ब्रांड नेम आपसे नहीं पूछेंगे, तो मैं ऐसे ही फील्ड की नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि भाई हाँ प्रोगाइनोन डिपोट नाम का कोई इंजेक्शन आता है जिसके अंदर क्या मिलता है आपका? क्या मिलता है? एस्ट्रोजन मिलता है, ठीक है ना। रख लोगे याद? बोलो भैया। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में आपकी चर्चा खत्म हुई। एस्ट्रोजन के बाद और कुछ हार्मोन बचे हुए हैं अपने छोटे छोटे, जो अपनी गायनेकोलॉजी से संबंधित है। जैसे मैं एक हार्मोन लिखूंगा रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन लिखूंगा? रिलैक्सिन। इसके तो नाम से ही रिलैक्स सा फील हो रहा है? तो नाम में ही रिलैक्स है तो कुछ ना कुछ रिलैक्स करेगा ये। क्या रिलैक्स करेगा? है, तुम तो वैसे ही रिलैक्स रहते हो, क्या रिलैक्स करेगा बताओ? अरे जब ये बात ही रिप्रोडक्शन की हो रही है तो क्या रिलैक्स करेगा? किसी ना किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही करेगा, किसी ना किसी प्रजनन तंत्र के भाग को ही रिलैक्स करेगा, शिथिल करेगा। रिलैक्स मतलब शिथिल करना। तो किसको शिथिल करेगा? ये शिथिल करता है सर्विक्स को। किसको? सर्विक्स को। अब ये सर्विक्स क्या बीमारी है? अरे दोस्तों भूल गए, ये ओवेरी है, वाह वाह,
ये ओवेरी है ना, ये फिमरी है, ये ओविडक्ट निकली, क्या निकली, ये ओविडक्ट निकली, समझ रहे हो। ये दूसरी ओवेरी है, इससे भी ये क्या निकली, ओविडक्ट निकली। अरे निकली क्या, निकली। अब ये क्या है, ये गर्भाशय है ना, गर्भाशय समझ गए, बच्चादानी, यूटेरस। ठीक है, यूटेरस से जब आप आगे आओगे लास्ट में, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे बोले संकुचित जो भाग है यहाँ पे, ये गर्भाशय की बॉडी हो गई, समझ रहे हो। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कुछ रिंग्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यहाँ पे कुछ रिंग्स पाई जाती है। जैसे ही गाय में आप देखते हो, आप रेक्टल पाल्पेशन करके भी, है ना, रेक्टल पाल्पेशन, रेक्टम में हाथ डाल के भी आप फील कर सकते हो सर्विक्स को। एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी संरचना होती है, कठोर संरचना होती है, जिसमें आपको दिख जाएंगी छोटी छोटी सी रिंग उपस्थित होती है। रिंग में समझ रहे हो ना, ऐसे घुमावदार संरचना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, हार्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये गर्भाशय की ग्रीवा पे उपस्थित होती है, मतलब गर्भाशय के अंत में उपस्थित होती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा या फिर सर्विक्स इसको अपन बोल सकते हैं। ये क्या है, ये है सर्विक्स, ये क्या है, सर्विक्स या फिर गर्भाशय ग्रीवा। वैसे मैं फिजियोलॉजी में आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, सारे जो अपनी संरचनाएं हैं इनके बारे में भी अपन एक बार पढ़ लेंगे। लेकिन आपको ये सिंपल सी चीजें हैं, 10वीं क्लास में 8वीं क्लास में आ जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर भी एक बार बता रहा हूं कि ये वाली क्या, गर्भाशय ग्रीवा है, सर्विक्स है। सर्विक्स के बाद का जो भाग है, सर्विक्स के बाद का जो भाग है, ये क्या है, योनि। ये क्या है, योनि या फिर वेजाइना। ये वाला भाग क्या हो गया, योनि या फिर वेजाइना। ये ओवेरी है, ये क्या है, समझ रहे हो, ये क्या है, अंडवाहिनी है, ठीक है। ये सर्विक्स, ये वेजाइना। तो आपको याद रखना है, तो रिलैक्सेशन किसको रिलैक्स करता है, सर्विक्स को। देखो होता क्या है, जब बच्चे का जन्म देना है, मान लो गाय है, 9 महीने की प्रेगनेंसी पूरी हो गई, है ना, गाय का पूरा गर्भकाल कंप्लीट हो गया, अब गाय को बच्चे को जन्म देना है, तो बच्चे को जन्म देना है तो ये तो बंद रहती है 9 महीने। सर्विक्स जो है इस जगह से एकदम बंद हो जाएगा, 9 महीने ऐसा लॉक लग जाएगा भाई साहब, मैं हवा का एक मतलब कुछ नहीं जा सकता उसके अंदर, बैक्टीरिया तो छोड़ो, एयर तक नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी भी एयर नहीं जा सकती, एकदम लॉक हो जाएगा ये, है ना, इसको लॉक कर देगा यहाँ से। तो अब ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन समझ रहे हो, प्रसव की क्रिया के दौरान, प्रसव की क्रिया के दौरान इसको क्या करना होता है, थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है, तभी तो भैया इतना बड़ा बच्चा बाहर आएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसको रिलैक्स करने के लिए हार्मोन कौन सा आ जाता है, वैसे तो सारे काम करते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना, एस्ट्रोजन भी आएगा, एस्ट्रोजन भी इसको रिलैक्स करता है, लेकिन जो मुख्य हार्मोन यहाँ पे इसको रिलैक्स करने के लिए आता है वो कौन सा है, रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन आएगा, रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन को स्रावित कौन करता है, सीक्रेट कौन करता है, इसको सीक्रेट करती है अपनी ओवेरी। कौन करेगा, अंडाशय या फिर ओवेरी के द्वारा ही ये सीक्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत प्लेसेंटा भी इसको सीक्रेट कर सकता है, अपरा, प्लेसेंटा जानते हो ना, प्लेसेंटा वो संरचना है जो किसको, बच्चे को और मां को आपस में जोड़ती है, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा भी थोड़ा बहुत इसको सीक्रेट करता है, लेकिन मुख्य जो सीक्रेट इसको करता है वो कौन होता है, अंडाशय या फिर ओवेरी होती है, उसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन को सीक्रेट किया जाएगा, स्रावित किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात, जो क्या करेगा, सर्विक्स को रिलैक्स करता है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका श्रवण, तो इसका स्राव कहां से होगा, अंडाशय में। अंडाशय में भी कहां, या तो अंडाशय ऑप्शन में आ जाएगा, और अंडाशय के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम तो सर प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कर रही है, सर मजे ले रहे हो सुबह सुबह हमारे, अरे तुम्हारे मजे करके लेके क्या करूंगा मैं, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं, ये भैया सीएल आपके प्रोजेस्टेरोन को भी सीक्रेट करती है और रिलैक्सिन को भी सीक्रेट करती है। तो इसका स्राव अंडाशय में उपस्थित सीएल के द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, सीएल के द्वारा इसका श्रवण होता है। अब देखो इसमें इसका कार्य लिख दूं, तो कार्य तो एक ही है, क्या कार्य होगा बताओ, कार्य हो जाएगा इसका सर्विक्स। सर्विक्स बोले तो गर्भाशयी ग्रीवा, गर्भाशयी ग्रीवा को शिथिल करना, को शिथिल करना। एक तो मैं ऐसे लिख दूं, दूसरा मैं एक और लिख दूं क्या, कि जो गर्भ अपन बोले कि बर्थ कैनाल है ना, बर्थ कैनाल समझ रहे हो, जन्म नाल, जहां से बच्चा बाहर आएगा,
उसको भी क्या कर देती है, उसकी चौड़ाई को ये बढ़ा देती है। अरे भाई समझो, तुम एक छोटी सी संरचना से इतना बड़ा बच्चा बाहर लाना है तो रिलैक्स तो पूरा मामला करना पड़ेगा। प्यूबिक बोन को भी रिलैक्स हो जाती है ना, पूरा अपन बोले सर्विक्स भी रिलैक्स हो गई, पूरी की पूरी बर्थ कैनाल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है ना। क्लियर है? रिलैक्स का मतलब शिथिल हो जाती है, जिससे बच्चा आराम से बाहर आ जाए। क्लियर है मेरी बात? तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि बर्थ कैनाल या फिर जन्म नाल की चौड़ाई को बढ़ाता है। इसकी चौड़ाई को बढ़ाएगा, बर्थ कैनाल की चौड़ाई को ये बढ़ाएगा। लेकिन भाई देखो अपनी वेटनरी है, समझ रहे हो ना, अब इंसानों की तरह तो है नहीं कि एक इंसान पढ़ना है अपने को और अपना काम हो जाए। इंसान के अंदर तो क्या एक ही चीज है, रिलैक्सेशन का एक ही काम होगा, समझ में आ गया। लेकिन अपनी भैया वेटनरी है, एक प्रजाति तो है नहीं अपने पास, तो इंसान को छोड़ दो, सारी प्रजाति अपने हिस्से में आई है, समझ रहे हो ना। तो इतनी सारी प्रजातियों को संभालना है तो कहीं ना कहीं अपवाद भी आएगा। जैसे साव के अंदर मैंने अपवाद आपको बताया ही था, बताया था ना, पढ़ा था ना अपन ने, एस्ट्रोजन के अंदर ल्यूटियोलाइटिक और ल्यूटियोट्रोपिक। क्लियर है? ऐसे ही फिर यहाँ पे भी अपवाद, रिलैक्सेशन का काम सब में रिलैक्स करना है, लेकिन बिच के अंदर पढ़े अपन। बिच समझ रहे हो ना? अरे वो गाली वाला नहीं कहना मैं कि बिच कह रहे हो सर, गाली दे रहे हो। बिच की बात कर रहा हूं मैं, फीमेल डॉग की बात कर रहा हूं। तो उसके अंदर क्या होगा, बिच के अंदर क्या करता है ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। सर अभी तो बोले थे प्रोजेस्टेरॉन आवश्यक होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, साथ में आपका रिलैक्सेशन हार्मोन भी बिच के अंदर गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना? तो इसमें मैं एक नोट डाल दूंगा, मेरी तो आदत है नोट डालने की। सर बिना नोट के बता दो तो नहीं, मैं तो डालूंगा और सिर्फ 10 रुपए की डालूंगा, ज्यादा पैसे मेरे पास है नहीं, गरीब आदमी हूं। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं कि बिच में रिलैक्सेशन गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है, समझ में आ गया कि बिच की बात करोगे तो वहां पे क्या करेगा, ये गर्भावस्था को मेंटेन करके रखेगा। कौन मेंटेन करके रखेगा? रिलैक्सेशन हार्मोन। किसकी बात होगी? बिच की। तो ये सीधी सी बात है, कौन सा हार्मोन पढ़ लिया अपन ने? रिलैक्सेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब एक और आता है जिसको हार्मोन कहो तो भी ठीक और ना कहो तो भी ठीक। समझ रहे हो ना? है सर ऐसा कौन सा हार्मोन है? ये हार्मोन है भी और हार्मोन नहीं भी है ना। ये हार्मोन है भी और हार्मोन नहीं भी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं नहीं ये हार्मोन है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हार्मोन नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है? ये है प्रोस्टाग्लैंडिन। ऐसा कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन। कुछ लोग इसको अर्ध हार्मोन भी कहते हैं। तो वो सारी चीजें छोड़ो, आप अपन को पढ़ना है कि ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये हार्मोन है और कुछ लोग बोल रहे हैं ये हार्मोन नहीं है। अरे ये तो पता है हार्मोन क्या होते हैं? पता चला मैंने पूरी रामायण खत्म कर दी और तुम पूछ रहे हो सर सीता किसका पापा था। तो ऐसे क्वेश्चन मत करना भैया। हार्मोन तो पता है क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से सीक्रेट किया जाने वाला जो स्राव होता है उसका नाम क्या होता है? हार्मोन होता है। ये सारे के सारे जो हार्मोन निकल रहे हैं कहीं ना कहीं अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल रहे हैं। जैसे मैंने कौन कौन से बताया आपको? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ओवेरी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। एफएसएच, एलएच पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस से निकाला था जीएनआरएच, क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन पढ़ रहे हैं, सारे के सारे अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो किससे रिलेटेड है? प्रजनन से रिलेटेड है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं प्रोस्टाग्लैंडिन की, इसकी बात कर रहा हूं, प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहा हूं। ये रामबाण है, ऐसे मान लो गायनेकोलॉजी का क्या है, ये रामबाण हार्मोन है। पीजी क्या बोलेंगे इसको अपन? शॉर्ट में पीजी बोलते हैं। आपके हॉस्पिटल में भी बोलते होंगे कि पीजी दे दो भैया 2 ml, है ना। तो पीजी क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, क्या करता है, कहां से सीक्रेट होता है, इसकी बात अभी अपन कर लेते हैं। देखो कुछ चीजों को छोड़ दो, लगभग जितनी भी गायनी की डिजीज आती है, बीमारियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनमें पीजी का इंजेक्शन तो लगाते ही लगाते हैं। मान लो पस पड़ गया, है ना, हीट में नहीं आ रही तो पीजी तो अपन लगभग देते हैं।
समझ में आ रहा है? तो पीजी क्यों देते हैं, पीजी क्या है, उसकी चर्चा अपन थोड़ी सी अपन अभी कर लेते हैं। तो देखो देखो पीजी की अपन बात करें तो इसको अपन लोकल हार्मोन भी कहते हैं। इससे लोकल हार्मोन भी, इससे लोकल हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लोकल हार्मोन कहा जाता है। सर क्यों बोला लोकल हार्मोन? क्योंकि हार्मोन, याद रखना, बहुत गजब की बात बता रहा हूं, मतलब आनंद आ जाएगा कि हार्मोन जहां से निकलेगा वही काम नहीं करेगा। देख लो, कहीं देख लो, पीयूष ग्रंथि से निकल गया, क्या वो पीयूष ग्रंथि पे ही काम करता है? नहीं, खून उसको दूर लेके जाता है, सुदूर लेके जाता है। रक्त के कार्य में पढ़ाया था, हार्मोनों को इधर से उधर करता है। अरे पढ़ाया मैंने, सब है, छोड़ूंगा कुछ नहीं, है नहीं? समझ में आ रहा है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तोड़ के रख देंगे, बार बार बताऊंगा, बस इस खोपड़ी को थोड़ा सा घुमा लो तो आनंद ही आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? कि इसे लोकल हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोल रहा हूं? इसको लोकल हार्मोन भी कहते हैं। सर इसको लोकल हार्मोन क्यों कहते हैं, बाकी सबको लोकल हार्मोन क्यों नहीं कहते? सर बताओ, सर इसी को लोकल हार्मोन क्यों कहते हैं? तो इसको लोकल हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गर्भाशय से निकलता है और गर्भाशय पे ही काम करता है, गर्भाशय से ही निकलता है और गर्भाशय में ही कार्य करता है। लेकिन बाकी के हार्मोन ऐसा नहीं करते। बाकी के जो एंडोमेट्रियम से निकलता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से निकलेगा, जो सबसे आंतरिक परत है, और गर्भाशय पर ही काम करेगा। लेकिन बाकी सारे हार्मोन एक जगह से अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेंगे और कहीं दूर जाके वो काम करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? लोकल हार्मोन। इसीलिए इसको कुछ लोग तो हार्मोन मानते हैं और कुछ लोग हार्मोन नहीं मानते, क्योंकि ये हार्मोन वाला एक कैरेक्टर फॉलो नहीं कर रहा ना। क्योंकि हार्मोन तो क्या करता है, हार्मोन का तो ये मुख्य गुण है कि भाई जहां से निकलेगा वहां काम नहीं करेगा। देखो अपन दूर जाके काम करेंगे, अपन ऐसा नहीं कि जहां पैदा हुए वहीं काम कर दिया ना। अपन को पसंद है बॉडी में घूमना, अपन घूमेगा, मस्त घूमेगा, वो हार्मोन है। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन इसको पसंद नहीं है घूमना, कि अपन जहां निकलेगा वहीं काम करेगा। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? लोकल हार्मोन बोल देते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? तो पहली चीज तो क्या है? लोकल हार्मोन। दूसरा लिख दूंगा कि यह गर्भाशय के की आंतरिक परत जिसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? एंडोमेट्रियम के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, जहां से निकलता है वहीं काम करता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इसका कार्य लिखूंगा मैं। इसके क्या लिखूंगा? अब कार्य लिखना चाहूंगा। ये लो कार्य। हाँ भाई, छोटा हो जा थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके क्या लिखेंगे अपन? कार्य। तो सुनना मेरी बात, कार्य क्या हो जाएंगे इसके? पहला कार्य तो इसका जो मुख्य कार्य है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म करता है। इसको खत्म करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म करता है। क्या बात बोल रहा हूं मैं? देखो, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन, है ना? वो हेल्प करता है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और अब मैं बोल रहा हूं कि कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म कर दो तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बताओ। अगर कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म कर दिया जाए तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। ठीक है ना? प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा तो प्रेगनेंसी को भी खत्म कर सकते हैं। कई जानवरों में प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए, मान लो कोई अपन जानवर में प्रेगनेंसी खत्म करनी है, कोई दिक्कत हो रही है ना, तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन लगा सकते हैं। तो आप याद रखना, कोई प्रेग्नेंट एनिमल में कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन मत लगाओ। हाँ, प्रसव की क्रिया के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनिमल अगर प्रेग्नेंट है, उस दौरान आपने प्रोस्टाग्लैंडिन गलती से लगा दिया तो उसमें एबॉर्शन कंफर्म है, एबॉर्शन हो जाएगा उसके अंदर। गाय भैंस इनमें तो भूल के भी ना लगाएं। ठीक है ना? क्योंकि ये क्या करता है? यह ल्यूटियोलाइसिस
यह ल्यूटियोलाइसिस करता है। क्या करता है? ल्यूटियोलाइसिस करता है, मतलब Cl को नष्ट कर देता है, ऐसे मान लो आप। तो किसको नष्ट कर देगा? Cl को नष्ट कर देता है। और Cl को नष्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा? Cl को नष्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर है, प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ये याद रखना। तो ये ल्यूटियोलाइसिस करता है, पहली चीज तो आप ये याद रखो, ठीक है ना। दूसरा काम अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ल्यूटियोलाइसिस वाला, आगे बहुत काम आएगा अपना, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रख लो। ये वाली चीज जो है ना ल्यूटियोलाइसिस वाली, कि पीजी आप क्यों लगा रहे हो? सीएल को खत्म करने के लिए। क्या खत्म करने के लिए? सीएल को खत्म करने के लिए पीजी लगा रहे हो। दूसरा इसका काम आप लिख सकते हो कि यह गर्भाशयी गर्भाशयी संकुचनों को बढ़ाता है। क्या करता है? गर्भाशय संकुचनों को बढ़ाता है, या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है, गर्भाशय संकुचन जो है या फिर जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, उनको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। गर्भाशय के संकुचन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो मान लो आपको क्या करना है, क्या कर सकते हो आप? अरे आपको मान लो कि जैसे कोई पायोमेट्रा पस पड़ गया अंदर, है ना, मेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन जो है गर्भाशय का, जो आइटिस लग गया मतलब इन्फ्लामेशन, गर्भाशय में इन्फ्लामेशन हो गया तो मेट्राइटिस बोलते हैं उसको। तो पस वगैरह पड़ गया या पायोमेट्रा हो गया, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में गर्भाशय में संकुचन करके उस पस वगैरह को उस शरीर सॉरी उससे गर्भाशय से बाहर निकालने की कोशिश करोगे। तो उसमें कुछ संकुचन करवाने की आपको जरूरत है, या बर्थ के टाइम पे भी इसको लगा सकते हो। जैसे बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस टाइम पे क्या दे सकते हो आप? प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हो संकुचन बढ़ाने के लिए। वैसे ऑक्सीटोसिन भी काम करता है ये। ऑक्सीटोसिन का तो अपन ने पढ़ाई था कि भाई ये संकुचन बढ़ाता है, गजब के संकुचन बढ़ाता है, मजा आ जाता है ऐसा संकुचन बढ़ाता है ना। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का भी कार्य है गर्भाशय संकुचनों को बढ़ाना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये गर्भाशय संकुचनों को बढ़ाएगा या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अरे बोलो, अरे है ना, अरे बोल राधे श्याम, संगम होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। तो आओ, तो गर्भाशय संकुचनों को ये बढ़ाता है, ये याद रखना, ठीक है ना। अरे रख लोगे क्या? ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करते हो इसको, और लिखना चाहो तो यूज कहाँ कहाँ करते हो बताओ? यूज कहाँ कहाँ करोगे? मैं लिखूं कि जो पायोमेट्रा सुना होगा, पायोमेट्रा कौन सी बीमारी है जिसमें पस पड़ जाता है? कहाँ पे? गर्भाशय में, गर्भाशय में मवाद या फिर पस, ठीक है। या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे मेट्राइटिस, मेट्राइटिस के लिए भी इसको इंजेक्शन आप लगा सकते हो। और भी कई सारी बीमारियां आती हैं जिनमें पीजी देते हैं। क्लियर है? तो ये किसके बारे में हो गया? पीजी के बारे में हो गया। ये हॉस्टल वाला पीजी नहीं है तुम्हारा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है ना। ये पीजी हो गया। अब देखो कुछ लास्ट में टॉपिक आपको बताऊं, आपकी एंडोक्राइनोलॉजी यहाँ पे जो चल रही है, प्रजनन के जो हार्मोन चल रहे हैं, इसमें लास्ट में आपको जो बताऊं वो होगा अपरा के हार्मोन। इसके हार्मोन, अपरा के हार्मोन, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं प्लेसेंटल हॉर्मोन्स। क्या बोल सकता हूं इसको मैं? प्लेसेंटल हॉर्मोन्स बोल सकता हूं, या अपरा के हार्मोन बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो भाई सर प्लेसेंटा कब से अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई? होती है, देखो प्लेसेंटा को अपन टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। टेम्परेरी समझ रहे हो ना? अरे बॉडी में हमेशा थोड़ी उपस्थित होती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उपस्थित होती है। और गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, जो क्या सीक्रेट करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, हार्मोन स्रावित करती है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के
दौरान प्लेसेंटा, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा किसकी भांति कार्य करता है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। ग्रंथि की भांति कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है, जो क्या सीक्रेट करेगी? हार्मोन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेसेंटा के हार्मोनों के नाम बताइए, है ना? तो अब मैं हेडिंग क्या डालूंगा? फिर मैं यही हेडिंग डाल दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? क्या हेडिंग डाल दूंगा मैं? हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं। मैं हेडिंग डालूंगा कि यहाँ से हार्मोन के आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, ज्यादा काम पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ नाम याद रखने हैं। पहला हार्मोन यहाँ पे मैं लिखूंगा ईसीजी। क्या लिखूंगा? ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या नाम है? इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और ये किसके द्वारा सीक्रेट की जाती है? यह किसके द्वारा? यह घोड़ी के अपरा द्वारा स्रावित होती है। घोड़ी के अपरा द्वारा स्रावित की जाती है। किसके द्वारा स्रावित होगी? घोड़ी के अपरा के द्वारा स्रावित होगी। घोड़ी, है ना? इक्वाइन समझते हो ना? इक्वाइन में घोड़े आते हैं कि नहीं आते? इसका दूसरा नाम पीएमएसजी भी है। इसको ईसीजी को क्या बोलते हैं अपन? पीएमएसजी। ठीक है ना? तो ये आप याद रखना, पीएमएसजी भी किसका नाम है? ईसीजी का ही दूसरा नाम है। और एचसीजी, एक हार्मोन आता है एचसीजी। एचसीजी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। ये किसमें? ये मनुष्य के अंदर है। सर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसे ही मूड बन गया मेरा, स्वाद सा आ गया मेरे को, इसलिए। ईसीजी घोड़े में, तो साथ में एससीजी भी पढ़ लो यार। एससीजी किस में निकलता है? ह्यूमन के अंदर। और ये ह्यूमन के मूत्र में आता है। ह्यूमन फीमेल के प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलेगा, क्योंकि भाई प्लेसेंटा से निकल रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान जो ह्यूमन महिला होगी, प्रेग्नेंट वुमेन होगी, उसके अंदर मूत्र के साथ, है ना, मूत्र के साथ क्या आता है? एचसीजी आता है। और एचसीजी को ही आपको याद हो तो जो आपकी प्रेगा न्यूज वगैरह ये चलती है, किट चलती है प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए ह्यूमन के अंदर, तो उन किट के अंदर क्या, कौन सा हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है? एचसीजी को ही जांचा जाता है। मैं ऐसे ही नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आपको कॉमन इंफॉर्मेशन मिल जाए। कि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ वो भाई आप इतने पढ़ लिख लिए, एक बात बताओ, जो ह्यूमन में जो डिवाइस आती है प्रेगनेंसी चेक करने वाली, प्रेगा न्यूज वगैरह, इनमें कौन से हार्मोन को चेक करते हैं, कैसे चेक करती है? तो आप बताना कि एचसीजी को चेक करती है भाई साहब। वो किसको? एचसीजी को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीजी? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। हाँ, ऐसे बोलना भाई साहब, मजा आ जाएगा। ठीक है, कर दिया कि नहीं कर दिया? और हार्मोन कौन कौन से? तीसरा मैं लिखूंगा यहाँ पे, तीसरा होता है प्रोटीन बी। कौन सा होगा? प्रोटीन बी। कार्य याद नहीं रखने आपको, सिर्फ नाम याद रखने ना। प्रोटीन बी नाम का एक हार्मोन है। एक होता है प्लेसेंटल लैक्टोजन। कौन सा होता है? प्लेसेंटल लैक्टोजन, या अपरिय लैक्टोजन भी बोल सकते हैं इसको। काम याद नहीं रखना, नाम याद रखना है बस। ठीक है ना? प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी लिख सकते हो। प्रोजेस्टेरॉन भी सीक्रेट होता है थोड़ा बहुत। और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन भी थोड़ा बहुत यहाँ से सीक्रेट। रिलैक्सिन हार्मोन जो आपका है वो भी यहाँ से थोड़ा बहुत सीक्रेट किया जाता है। तो ये आपके हैं
सारे के सारे 6 हार्मोन मैंने आपको बता दिए हैं जो प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के साथ ही अपन खत्म कर चुके हैं। क्या क्या खत्म कर लिया आपने? अरे बोलो, आपने सारे के सारे हार्मोन, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हार्मोनों को पढ़े बिना आप गायनिकोलॉजी नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाएं? हार्मोन ही पढ़ाएं। कितना अच्छा आदमी हूँ यार, कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि यार मतलब तुम्हें कैसे मजा आ जाए, है ना, कैसे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब हद कर दी मैंने समझ रहे हो ना, मतलब कमाल कर दिया मैंने। तो बेटा हार्मोन खत्म कर दिया अपन ने, ये ढंग से पढ़ लेना, रट लेना, समझ लेना। फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, समझ रहे हो ना। कैसे बताओगे आप? जिसको दिक्कत है कांटेक्ट करो, कैसे कर सकते हो कर लो, कोचिंग के माध्यम से ही करोगे, आप डाल सकते हो, कॉल कर सकते हो, उससे बता सकते हो कि मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको इसमें आएगी नहीं, सब कुछ क्लियर है इसमें, सारा मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर इसमें हार्मोन से इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने काफी ज्यादा डिटेल में लेके आपको ले लिया है यहाँ पे, है ना। सारी चीज आपको बता दी है, बस एक बार रिवाइज कर लेना है इनको, समझने वाली चीजें। गायनी जैसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है यार कोई पूरी वेटनरी में, मजाक नहीं कर रहा, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जो मेरे को तो इंटरेस्टिंग लगती है। देखो बहुत मजा आता है, समझ के पढ़ेंगे मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ईस्ट्रस साइकिल या फिर रज चक्र, है ना भाई। ईस्ट्रस साइकिल को भी तो पढ़ें क्या है, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।